मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दमनिंदर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भूमि, जशन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी अमन जी, गुड मॉर्निंग अमृत, गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग कनव, गुड मॉर्निंग गरिमा, हाँ जी, अरे यार वो एक्चुअल में ना फिर मेरी ऑप्टिकल की तो बनी हुई थी, ये जैसे ही मेरी क्लास अभी खत्म होगी ना उसके आधे घंटे में तुम्हें पहुंच जाएगी, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग वंशिका। इसके अंदर हमें कायरल कार्बन ढूंढने कोशिश शुरू करो भी तुम लोग सारे मिलके, इतने 750 हो जाएंगे, काम शुरू कर लेंगे, सभी शुरू करो काम। गुड मॉर्निंग रवनीत। इसमें हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक मतलब कायरल कार्बन डस एलेग्रा पोजेस, इसके अंदर आपको कायरल कार्बन ढूंढने। मैक्सिमम टाइम पीरियड अभी नए नए हो 2 से 3 मिनट। कितने? एक आंसर है 2। और कोई? गुड मॉर्निंग वनीत। वनीत ये क्वेश्चन है सामने, इसके अंदर कायरल कार्बन ढूंढने। हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक कार्बन्स? एक आंसर 1 आ गया, एक 2 आ गया। 2 के फेवर में भी जनता है, 1 के फेवर में ज्यादा जनता है। के फेवर में कुछ जनता है। मैं शुरू करूं इसके बारे में बताना या वेट करें? देखो इस कार्बन पे फोकस करें। हैं ओए देवेश, ब्रेड वाला है क्या बार? सुनो, जिस कार्बन को मैंने रेड से टिक किया उस पे देखो, यहां फिनाइल आ गया, यहां फिनाइल आ गया, तो ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता, ठीक है। अब बेंजीन रिंग में तो कोई कायरल कार्बन है ही नहीं, क्योंकि sp3 कोई है ही नहीं। इस पे नजर मारते हैं अब, क्लियर। यहां H है और यहां CH2 है, क्लियर। और अब सोचने वाली बात की 2 ग्रुप तो मुझे मिल गए, यहां क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में चला करो। यहां जब मैं आया, अब ध्यान से सुना बच्चे, जब मैं इस कार्बन से क्लॉकवाइज चला, CH2, एंटी क्लॉकवाइज भी CH2, ये वाला सॉरी, उसके बाद फिर मुझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज CH2, फिर नाइट्रोजन मिल गया, तो ये कार्बन भी हमारे लिए बेकार हो गया, क्लियर। ये कायरल कार्बन नहीं है। चलो अब इस पे तो दोनों हाइड्रोजन ही हो तो भूल ही जाओ, हाइड्रोजन ही हो तो भूल ही जाओ, हाइड्रोजन ही हो तो भूल ही जाओ। तो अब मुझे अभी तक कोई भी कायरल कार्बन ना तो यहां मिला, ना यहां मिला, ना यहां मिला, ना यहां मिला, कहीं नहीं मिल रहा अभी तक मुझे। अब मैंने फोकस किया कार्बन पे, तो नाइट्रोजन मेरा फोकस रही नहीं, टारगेट रही नहीं। यहां फिर कौन आ गया? 2H, यहां फिर कौन आ गए? 2H, यहां फिर कौन आ गए? 2H, ये तो फोकस बनी नहीं। अब हमारी नजर इस कार्बन पे जाएगी, इसको मैं ब्लू कलर में ले रहा हूं, ठीक है जी। इस पे एक H है, इस पे एक OH है, ओके। अब ये वाला पूरा 3rd ग्रुप और ये पूरा की पूरा 4th ग्रुप, समझ पा रहे हो? तो जिस कार्बन को हम लोगों ने अब हाईलाइट करना है, ये वाले को, इस पे एक H है और दूसरा आपके पास OH है और पूरे 2 बड़े बड़े ग्रुप हैं। सो दिस कार्बन इज कंसिडर्ड एज कायरल और स्टीरियोजेनिक,
ठीक है जी। लो जी, अब मैं चलता हूं इसके आगे। तो sp2 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 बेकार ही हो गए। इस कार्बन पे फोकस किया, इसमें कमी बताओगे क्या है? एक मिथाइल है, दूसरा भी मिथाइल है, दैट्स व्हाई ये भी कारेल नहीं हो पाया। तो जितने बच्चों ने मुझे आंसर दिया 1111 का, वो सारे के सारे परफेक्ट है। ठीक है जी। चलो ऐसे क्वेश्चन और देते हैं आपको। 2 मिथाइल है पुत्र, है ना। मुझे 4 अलग ग्रुप चाहिए होते हैं ना ओपन के अंदर। फिनाइल मतलब ये वाला 2 फिनाइल लगे हुए, 2 फिनाइल सेम ग्रुप हो गए ना पुत्र। हाँ जी। एन पे तो बच्चे हम बात कर ही नहीं रहे ना, हम पूछ ही स्टीरियोजेनिक कार्बन रहे हैं। और मान लो वो स्टीरियोजेनिक कार्बन काट दे, स्टीरियोजेनिक एटम्स बोल दे, तो फिर हम नाइट्रोजन को कंसीडर करते। नाइट्रोजन को कंसीडर करते तो एक लोन पेयर है, ठीक है। दूसरा इतना बड़ा ग्रुप है ये वाला, 2 डिफरेंट हो गए, और ये sp3 हाइब्रिड है। अब हमारी नजर इस पे गई, CH2 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 CH2, सब कुछ सेम ही तो चल रहा है। दैट्स वाई ये नाइट्रोजन भी कारेल नहीं है। बस आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पाथ ट्रेस करना है। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पाथ सेम ट्रेस हो गया तो अकारेल, डिफरेंट ट्रेस हो गया तो कारेल। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, टेंशन ना लो, अभी हो रहा है। जनरली जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ ना, ये क्वेश्चन पक्का मैं करवाते ही करवाता हूँ। तो अभी भी कैसे छोड़ सकते थे इनको, ठीक है। चलो जी, अगला फोकस आपका किस पे चल रहा है? इस पे, द फॉलोइंग मोलिक्यूल इज फ्लोरो मिथेलोन, a steroid anti-inflammatory agent. How many stereogenic center does it contains? तो आपको इन सब में से आंसर ढूंढना है कि क्या आंसर बनेगा। शुरू हो जाओ भाई। बस पहला ये कर लो 10th नंबर, फिर अगला काम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर बड़ा करना है तो बड़ा कर देता हूं। और लो जी, अब ठीक है, दिख तो रहा है ना। हो जाओ शुरू फटाफट। ये टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा। थ्योरी ना मोल कॉन्सेप्ट की तरह इसमें थ्योरी नहीं है, टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 किसने गिने? वनीत ने। और देखो, वनीत कारेल पे टिक करवाना शुरू करना, लेफ्ट टू राइट। ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये 7 हुए। ये वाला, और करवाऊं इस क्वेश्चन को या सबने पता लगा लिया 8 है? करवा दे, कोशिश नहीं की तुम लोगों ने, मजा नहीं आया बात का। देखो भाई, रिजेक्शन करना शुरू करें। ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो। क्यों रिजेक्ट हो गया कोई बोलेगा? बस बात ही खत्म, sp2 है, बात ही खत्म हो गई। अब वसुधा को ये देखना है, जिस कार्बन को मैं फोकस कर रहा हूं, जिस कार्बन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस कार्बन पे एक तो मिथाइल है और दूसरा आपके पास यहाँ कौन है? H है। तो पहली बात, तुम इग्नोर क्या करते हो? मिथाइल देखने के बाद भूल जाते हो कि इस पे कुछ और भी है। भाई sp3 है ना, तो वैसे भी सब तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड एक H तो होएगा। और आपको क्या बोला था? रिंग के अंदर 2 डिफरेंट ग्रुप अगर आपके पास आ जाएं, फिर उसको
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर रहा हूं, देखना बच्चे यहां से पूरा, कहां है 4 बॉन्ड इसकी बात कर रहा हूं एक। हाँ ठीक है, एग्रीड मेरी गलती है, मेरी गलती है, ठीक है। अब यहां आपके पास एक ग्रुप, ये रहा एक ग्रुप, यहीं से डिफरेंस आ गया ना। ये आपके पास CH डबल बॉन्डेड है, ये आपके पास ऐसे घूमना पड़ेगा ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां आपको मिथाइल दिख गया, यहां डिफरेंट और ये भी डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं आपको समझना क्या है, अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बन पे आपको sp3 हाइब्रिडेशन दिखने के बाद 4 डिफरेंट ग्रुप दिखने लग जाएं, तो वहीं से आप लोग क्या प्रोड्यूस कर देते हो, क्या कंसिडरेशन शुरू हो जाता है आपका कायरलिटी का। अब एक छोटी सी बात और करते हैं, यहां तो H है ना, अब यहां से मैंने CH2 देखा, यहां मैंने CH2 के बाद इमीडिएटली डिफरेंट देख लिया, ये दो तो डिफरेंट थे ना वसुधा, यहां CH2 आ गया, ये डिफरेंट आ गया, ये कैसा है CH पे F है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप मुझे इस पे दिखते ही मैंने इसको क्या कंसीडर कर लिया, कायरल। चलो अब मैं इन दोनों को रब कर यहां पहुंच रहा हूं, यहां पे यहां एक ये रहा C, एक ये रहा, एक F, और ये देखो ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि फ्लोरो है, ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि CH लगा हुआ है, ये इसलिए डिफरेंट है कि C पे CH3 लगा हुआ है, ये इसलिए डिफरेंट है कि C आगे कौन जुड़ा हुआ है आपके पास, OH जुड़ा हुआ है। तो ये वाला ग्रुप क्या हो गए, चारों डिफरेंट, तो ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, कायरल। चलो अब इसको छोड़ के इस तरफ चलता हूं, एक बार मैं इसको रब भी कर देता हूं, आप अपनी कॉपी में टिक मारते रहना, नहीं तो इसमें ज्यादा मैशी सा हो जाएगा। ये चलो इसको देख ले, यहां OH है, ये आपके पास दूसरा डिफरेंट ग्रुप CH3CO है, तीसरा यहां CH2 और यही तुरंत डिफरेंट ग्रुप मिल गया। मान लो कि जिस कार्बन को तुम कंसीडर कर रहे हो वहां एक OH होता, वहां COCH3 होता, ये देख रहे हो ना, ये मैच करवा दिया मैंने, देखो। अब उसके बाद CH2, अगला भी CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने में सेम पाथ ट्रेस होता। यहां तो सेम पाथ ट्रेस हो ही नहीं रहा ना बच्चे, यहां क्यों नहीं ट्रेस हो रहा, अगर आप सुन पा रहे हो, यहां CH2 है, जबकि यहां C पे कौन है, CH3 है, तो पाथ ही डिफरेंट ट्रेस हो गया, दैट्स व्हाई ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल। चलो इसको तो तुम कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 2 सेम ग्रुप है। इसको तुम कंसीडर कर ही नहीं सकते क्योंकि 2 सेम ग्रुप है, क्लियर। ये तुम्हारे पास sp3 है, यहां से CH2 मिला, यही डिफरेंट हो गया तुरंत ही, यहां भी डिफरेंट हो गया, ये तो H डिफरेंट था ही, दैट्स व्हाई ये भी क्या हो गया, कायरल। तो बस ये काम करते जाओ। वनीत ने तो बड़ा फास्ट आंसर दे दिया था इसका कि 8 कार्बन इसमें कैसे चल रहे हैं, कायरल। अगर मैं यही स्ट्रक्चर आपको अब दे दूं, हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर इन रेस्पिरिन एन एंटी साइकोटिक ड्रग, बोलो जी, लगाओ 5 मिनट कूल होकर, क्योंकि मैं बोर्ड पे बनाता हूं एक्चुअली, इतना ही टाइम लगता है जितना भी लग रहा है। देखने में स्ट्रक्चर बड़ा लग रहा है, लेकिन इमीडिएटली रिजेक्शन करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा आराम से। किसी को आराम से घर बैठ के करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरी ओपिनियन ये है कि अभी करना है इसको, कायरल कार्बन्स 9876। शायद कर लो जी, कर लो। ढूंढना शुरू करें, लेफ्ट टू राइट। यहां कायरल है, नहीं है, तो जो नहीं है उसको लिखते ही नहीं। बेंजीन पे तो मिल ही नहीं सकता यार, क्योंकि sp2 है ना। अब टारगेट बना कौन, ये N, इस पे कौन था, लोन पेयर, और पूछा क्या उसने, कार्बन्स। नाइट्रोजन तो भूल ही जाओ, नाइट्रोजन तो भूल ही जाओ। अच्छा मुझे बताते जाओ आगे आगे, इसको कायरल बोलना है, ये बोलना है, ये तो भूल ही जाओ 2 CH2 है, ये भूल जाओ 2 CH2 है। नाइट्रोजन पूछा ही नहीं उसने, ये वाला, ये CH2 है, भूल जाओ, ये वाला,
ये CH2 है, भूल जाओ, ये वाला, ये तो भूल जाओ, ये वाला। उसके आगे फिर आपके पास देखो एक H है, और हो सकता है बच्चों को पता हो कि ये OCH3 है, मिथोक्सी। जब एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप, वसुधा ध्यान से सुनना बच्चे, क्लियर, एक कार्बन पे दो, एक कार्बन पे इस वाले पे दो ग्रुप है, एक तो OCH3 और दूसरा H है, एक OCH3 दूसरा H है। अब तुम ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करो। मान लो तुम्हें ना इस डायरेक्शन में जाना है, मैं इसमें हाइलाइटर यूज कर लेता हूं। देखो इधर जाना है तुमने, इधर इधर जाना है, तो यहां तुम्हें इमीडिएटली कौन मिला, इधर कौन मिला, ये पूरा के पूरा ग्रुप। और इधर जाने में तुम्हें कौन मिला, C पर ये वाला ग्रुप। तो जब तुम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाओगी तो पहली जगह पे डिफरेंस दिख जाएगा तुम्हें। जैसा मैं बार बार समझाता रहा हूं तुम लोगों को कि अगर तुम लोगों को एक H मिल गया, एक मिथोक्सी मिल गया, क्लॉकवाइज घूमे तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर मिल गया, एंटी क्लॉकवाइज मिले तो ये स्ट्रक्चर मिल गया, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो ये वाला कार्बन परफेक्टली तुम्हें कैसा निकल कर मिलेगा, कारेल। सेम इस पे खेलो, ये अगले वाले पे, इन दोनों के बीच वाले पे, दो कारेल के बीच वाले पे। चलो आगे बढ़े, ओ को भूल जाओ, इसको फिर भूल जाओ, इसको फिर भूल जाओ, आगे तो कुछ है ही नहीं आपके पास, बेंजीन पे कुछ होता ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे इकट्ठे ही दिख रहे हैं। किसी और पे शक हो तो जल्दी से बात करो, और कुछ लोगों की नजर निचले वाले स्ट्रक्चर पे चली गई होगी। ले भाई, NH के ऊपर वाला कार्यल मतलब कौन सा वाला कह रही हो तुम, NH कहां गया, अच्छा ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, कौन सा वाला बोल रही हो वसुधा, NH के ऊपर वाला, ये वाला, इससे भी ऊपर वाला, ये तो बड़ा आसान है बच्चे। ये देखो यहां तुम्हारे पास ये ग्रुप मिले, यहां मिलते, देखो ना, मैं तो कह रहा हूं कि घुमा के देख लो ना इस स्ट्रक्चर को। यहां देखा तो ये CH2 था, ये तो CH ही है ना, यहां कौन है, CH2 है ना। जब तुम क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहाँ CH2 मिलेगा, और इसके उल्टे घूमोगे तो यहाँ तुम्हें CH ही मिलेगा ना। अच्छा जी, और एक यहाँ H है, और ये वाला ग्रुप तुम्हारे पास डिफरेंट है ही, वो CH2 है। मैं तो यूं कह रहा हूं ना, मैं तो यूं कह रहा हूं ना, इस पूरे का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, इसके 4 वैलेंसी को फैला लेते हैं। एक वैलेंसी CH2 वाली है, आगे कंटिन्यू है, दूसरी वैलेंसी CH वाली आगे कंटिन्यू है, तीसरी वैलेंसी H है, और चौथी वैलेंसी CH डबल बॉन्ड वाली है। जब ये चारों वैलेंसी डिफरेंट होगी तो कायरल तो ही जाना है। इसका आंसर ढूंढ लिया, पक्का। सारे बच्चे बोले तो मजा आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक 15 मिनट तुम्हारे साथ लगा लिए, 17-18 मिनट ही हो गए, और ये जरूरी था बच्चे, नहीं तो मजा नहीं आता क्लास का ना। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर इन द फॉलोइंग कंपाउंड, वनीत कह रहा है 7, और कोई बच्चा 7, नीतिशा ने बोला, साइमा, साइमा तो कितने दिनों बाद बोली ना आज। साइमा का आंसर 7 है, वनीत का आंसर 7 है। मैं ढूंढू इसमें 7 4 5 6 7, या पता चल गया। ये CH3 है बच्चे, ये तो हो नहीं सकता। ये CH2 एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन, ये हो नहीं सकता। इसको फोकस करते हैं, एक तो इस पे H है, एक मिथाइल है, एक ये पूरा इथाइल ग्रुप है, ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है। तो ये भाई साहब क्या बन चुके हैं, कायरल। ठीक है, चलो जी, ये तो भूल ही जाओ, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर, सेंटर पूछ रहा है तो वो कंसीडर हो सकता था, लेकिन क्या पढ़े दो लोन पेयर, भूल जाओ। अब इस पे एक H है, एक पूरा इतना बड़ा ग्रुप है, एक H है पूरा ये बड़ा ग्रुप है, ठीक है। और आगे तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, फिर वापस बोल रहा हूँ वसुधा ध्यान दो, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, तो दो डिफरेंट हो गए ना, क्लॉकवाइज घूम रही हो या एंटी क्लॉकवाइज। एक पे तुम्हारे पास, इसको फिर बना के बताऊं, एक कार्बन, उस पे H, उस पे O, उस पे CH, उस पे CH2, तो ये डिफरेंट हो गए ना, दैट्स वाई ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल। तो इस पे भी क्या साइन डाल दिया, कायरल का। ये फिर फोकस पे आ गया, एक H और एक CH3,
यहां दोनों सेम है, यहां तुम्हें डिफरेंट दिख गए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। दैट्स वाई इस कार्बन को भी तुमने क्या बोल दिया, कारेल। क्लियर है जी। अब तुम्हारा फोकस इस पे तो भूल ही जाओ, ये तो भूल ही जाओ। इस पे तुम्हारा फोकस तो एक तो H है, एक CH2 है, एक CH2 है, फिर CH2 है, फिर डिफरेंट ग्रुप दिखा, तो ये वाला कार्बन भी क्या हो गया, कारेल। भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। ये कौन है, H, ये पूरा बड़ा ग्रुप है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में यहीं से पहले पॉइंट पे डिफरेंस दिख गया, तो ये कार्बन भी कैसा हो गया, कारेल। इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम पार्ट ट्रेस हो रहा है, इनको तो भूलना पड़ेगा ही। अब मैंने गिने नहीं कितने हो गए, 7 हो रहे हैं। चलो, तो ये मगज हमारी बड़ी जरूरी थी बच्चे। टोटल टाइम अभी तक हम लोग लगा चुके हैं 21-22 मिनट, तो मैं इससे अब बाहर हो जाऊं। हाँ 5 हुए, गिने वापिस गिने। एक सेकंड, मैं इस पूरे, एक सेकंड, ये किया खत्म सारी कहानी, ठीक है। जो कारेल थे उनको लिख लेते हैं जी। हाँ, जो अब उसी पे टिक लगेगा जो कारेल है, इसको नहीं टिक मारना, इसको नहीं टिक मारना, इसको टिक मारना है, इसको टिक नहीं करना, इसको टिक नहीं करना, और इसके बाद इसको टिक करना है, इसको नहीं करना, इसको टिक करना है, इसको नहीं करना, इसको करना है। क्लियर, ये भी करना है, ये भी करना है, बाकी कोई है ही नहीं। कहाँ है, कौन सा वाला, ये वाला कह रहा है, ये वाला कह रहा है, ये वाला। हाँ, वो तो CH2 सेम ही हो गया, ये तो है ही नहीं कार्य। तो आंसर क्या लिखा था आप लोगों ने, 2 4। कई लोग ना वनीत की तरफ टारगेट कर रहा है, तो कई लोग, मैं समझ गया तेरी, जैसे तो बोला ना कई लोग, उसमें ब्रैकेट में लिखा था वनीत। चलो अच्छी बात है, इनकी ना एक बार फिर प्रैक्टिस मार लेना, डिस्कशन कर लेना मेरे से ना। अब मैं थोड़ा सा थ्योरी की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो और समझो। हाँ जी, तो अभी तक का टारगेट और फोकस हमारा क्या चल रहा था भाई, मीजोफॉर्म तक हमने फोकस कर लिया था ना, मीजोफॉर्म तक। क्लियर है। तो अब मैं जो टारगेट कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। रेसमिक मिक्सचर भी सीख ही लिया था। अगला टारगेट पता है क्या आपके पास, डायास्टीरियोमर्स। हाँ जी, अच्छा 9 नंबर पॉइंट है क्या, लो जी रोमन में लिख दिया, डायास्टीरियोमर्स। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना और समझना भी डायास्टीरियोमर्स क्या है। नंबर 1, एक और इसमें बात सीखनी पड़ेगी, एनेंशियोमर। फिर मैं तुम्हें ना आरएस नेमिंग पे लेकर जाऊंगा, उसके बाद बात और ज्यादा समझेगी, और फिशर प्रोजेक्शन क्या है। थियरी शुरू हो चुकी है भाई, 8:08 हो गए। डायास्टीरियोमर्स क्या है। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें सीखना है कि आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि ऑप्टिकल सीख रहे हो, स्टीरियो सीख रहे हो, तो सेम ही होएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इवन मैं ये बता दूं कि जब आप IUPAC नेमिंग कर रहे हो स्ट्रक्चर बेसिस पे, IUPAC नेमिंग कर रहे हो स्ट्रक्चर बेसिस पे, वो भी सेम ही हो रही है, 2 ब्यूटीन विद 2 ब्यूटीन। मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8, ठीक है बच्चों, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लो जी, इसका कौन सा, 2 ब्यूटीन, मतलब आईपिक नेम तो 2 ब्यूटीन ही है, ये भी सेम हो गया। बट जो बात मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना, 3D स्ट्रक्चर्स, 3D अप्रोच, 3D स्ट्रक्चर्स, जो उसका 3D फॉर्म है, 3D रिप्रेजेंटेशन है, वो डिफरेंट है। 3D रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। और उससे भी खतरनाक बात और इंपॉर्टेंट बात क्या, 3D स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ही, बट नॉट द मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। तो अगर मिरर इमेज नहीं हुए तो बच्चों वो दोनों के दोनों एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स हो जाएंगे। यहां H लिखा, यहां H लिखा, यहां मिथाइल लिखा, यहां मिथाइल लिखा, यहां C डबल बॉन्ड C लिखा, यहां H लिखा। सारे बच्चे जानते हैं मैं क्या लिख चुका हूं। हाँ, एक लिखा स्टार्ट में मैंने सिस 2 ब्यूटीन, दूसरा लिखा मैंने ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है जी।
एक सिस टू ब्यूटीन, एक ट्रांस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। मिरर में देखोगे यार इसको तो ऐसा थोड़ी दिखेगा। ऐसा कौन सा मिरर है जो ग्रुप्स को पलटी मरवा देगा? मेरी बात समझ रहे हो? मान लो वनीत अपने आप को मिरर में देख रहा है और दिवेश दिख रहा है उसको, इज इट? नेवर। देखो अमृत को बात समझ में आई, बाकी किसी को नहीं आई। ओए सिस को देखोगे मिरर में, ट्रांस दिखेगा? क्या सोचते हो? नहीं दिखेगा ना। बस यही बात है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके पास सेम है, आयोपिक नेम भी सेम है। सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। ऐसे नॉन मिरर इमेज को आप क्या बोल देते हो? डायास्टीरियोमर्स। अब बच्चे पता है क्या लेकर आते हैं? सर, मैंने कहा हाँ जी सर, देखो मीथेन ना इथेन का ना डायास्टीरियोमर नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। मैंने कहा भाई तेरे से बोला क्या था? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है ना इनका, तो इनके बारे में तो बात ही करना बहुत बड़ी गलती है। सर मिथेनॉल ना इथेनॉल का ना डायस्टीरियोमर है। मैंने कहा कैसे? सर देखो ना मिथेनॉल का मिरर इमेज इथेनॉल नहीं है। अरे मैंने कहा मोलिकुलर फॉर्मूला पहला कंडीशन है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दूसरी कंडीशन है, आयोपिक नेम सेम होना तीसरी कंडीशन है, और चौथी कंडीशन वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, नॉन मिरर इमेज। तो ऐसे कंपाउंड्स के सेट को आप क्या बोल देते हो? डायास्टीरियोमर्स। और एक बात बड़ी सिंपल वे में बोलूं ना, देखो इसके बाद एक फायदा हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के लिए जो टाइम बचेगा ना आपके पास रिवीजन में, उसमें जब ऑप्टिकल का टच लग जाएगा ना, वो चैप्टर और अच्छे हो जाएंगे। 11वीं में ऑप्टिकल का टच नहीं डालते ना उसके अंदर। अब देखो बात बोल रहा हूं, सिस ट्रांस पेयर्स, जितने भी सिस ट्रांस पेयर्स हैं, ऑल सिस ट्रांस पेयर्स आर डायास्टीरियोमर्स। जितने भी सिस ट्रांस पेयर्स हैं वो डायास्टीरियोमर्स हैं। जितने भी सिस ट्रांस पेयर्स हैं वो डायास्टीरियोमर्स हैं। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, मेरे साथ टिके रहना थोड़ा सा। मैंने क्या किया, ये COOH लिखा, ठीक है बच्चे, यहां OH लिखा, यहां H लिखा, ये OH लिखा, ये फिर H लिख दिया, ये COOH लिख दिया, ठीक है। एक बार फिर यही एफर्ट किया। पता है आपको ये किसका स्ट्रक्चर है? टार्ट्रिक एसिड। ये स्ट्रक्चर किसका है? टार्ट्रिक एसिड। ये OH, यहां H, ये H, COOH, ठीक है जी। अब मैं इन दोनों पे कायरल का टैग लगा के आ गया। ये दोनों कार्बन कैसे हैं? कायरल। लेकिन अब अगर मैं इसके सामने मिरर रख दूं तो बच्चे समझते हो कि एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है? ये दोनों OH अगर पलटी मार जाते तो आप कह देते ये दोनों, अगर OH उल्टे हो जाते, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते, तो आप बोलते थे मिरर इमेज। लेकिन ये तो मिरर इमेज बना नहीं ना, तो इसीलिए दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, सेम है, आयोपिक नेम भी सेम है। बच्चे समझ पा रहे हो? अगर 1 2 3 4 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, आयोपिक नेम सेम है, 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन, क्लियर ना, 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। मैंने कहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इस दोनों के सेट को आप लोगों ने क्या बोल दिया? दीज आर द डायास्टीरियोमर्स, ठीक है जी। तो बस सिंपल वे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आयोपिक नेम सेम, बट नॉट द मिरर इमेज, दोज आर नोन एज द डायास्टीरियोमर्स। अगर ये बात आपको समझ में आती हो तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्लियर। इस पर बेस्ड मैंने पिछले पेजेस में एक क्वेश्चन रखा हुआ था, ये वाला है पहला नंबर ना, इसको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको ना एनिंशियोमर समझा दूं, काफी चीजें बाकी हैं अभी हमारे पास, तो क्वेश्चन करते रहेंगे। क्वेश्चन का ही गेम है सारा के सारा। चलो बना लो जी। कौन सा ये हाँ लिखो ना बच्चे, टार्ट्रिक एसिड। अब ठीक है, अब डन है।
आगे चलें, चलो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 10 है, ठीक है। इसमें मेरे पास है ENANTIO, क्लियर, प्रोनाउंसिएशन है एनेंशियोमर्स, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे एनेंशियोमर्स। ये जो EN है इसका मतलब होता है 1, ANTI का मतलब तो सारी दुनिया जानती है ऑपोजिट, और MERS का मतलब सब जानते हैं पार्ट्स, क्लियर, वन अपोजिट पार्ट, क्लियर, उसको बोलते हो एनेंशियोमर। तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों के दोनों, इवन आईपैक नेम भी मुझे क्या चाहिए, सेम ही चाहिए। आईपैक नेम भी क्या चाहिए मुझे, सेम ही चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आईपैक नेम, लेकिन 3D अरेंजमेंट मेरे पास क्या चल रही है, डिफरेंट। और 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होने में मुझे इसके अलावा जो सबसे बड़ी खासियत चाहिए वो क्या चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मिरर इमेज होनी चाहिए बट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, आपको ये हाथ दिखाई दे रहा होगा, उसके पैरेलल में दूसरा हाथ भी दिखाई दे रहा होगा, क्लियर। इस हाथ का इस हाथ पे, ये वैसे इसके सामने मिरर रख दूं, अगर मिरर यहां मिरर रख दूं, मिरर, ठीक है, मिरर, तो ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ऐसे नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तभी तो बता रहा हूं, जो हमारी पहली क्लास हुई थी, क्या बोला था उसके अंदर, आपको बोला था कारिल। कारिल का मतलब क्या होता है, हैंडेडनेस। जो कारिल वर्ड आया ना, कारिल वर्ड आया, वो कहां से आया, हैंडेडनेस से। इसी को रिप्रेजेंट करती है आपकी बुक का ये पेज, देखो दिख रहा है। अब इसमें वही सेम, एक हाथ ये वाला हो गया, दूसरा हाथ ये वाला हो गया, क्लियर। एक हाथ दूसरे हाथ पे सुपर इंपोज किया, बट वो सुपर इंपोज नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, आईपैक नेम सेम, 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट, बट दो शुड बी नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, बट एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज ना हो गलती से भी। लैक्टिक एसिड का नाम सुना होगा, ये COOH है, यहाँ H है, ये मेरे पास, उसके बाद OH है, यहां मेरे पास मिथाइल है, यहां कारेल है, ये इसके सामने मिरर लगाया, जैसे ही मिरर लगाया सब कुछ पलटी मार गया, ये मिरर, ये सब कुछ उधर चला गया, क्लियर, ये सब कुछ उल्टा हो गया। ऐसे ही होता है मिरर में, ठीक है जी। लो जी, ये भी कारेल है। अब मैं बड़ी सिंपल वे में कह रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को उठाओ, इस स्ट्रक्चर पे सुपर इंपोज करो, गलती से भी नहीं हो पाएगा। सुपर इंपोज कैसे होएगा बच्चे, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जो कह रहा हूं, ये वाला पार्ट इस पे सुपर इंपोज हो ही नहीं सकता। अब इसको उठाओ ऐसे कैसे, और इसी पे सुपर इंपोज करने की कोशिश करो तो सुपर इंपोज नहीं होएगा। दोनों कौन है, लैक्टिक एसिड, दोनों का आईपैक नेम क्या है, सेम है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। मिरर इमेज तो दिख ही नहीं है ना, बट ये मिरर इमेज एक दूसरे पे कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। दैट्स व्हाई दिस पेयर इज नोन एज द ENANTIO, एनेंशियोमेरिक पेयर, एनेंशियोमेरिक सेट, एनेंशियोमेरिक पेयर, एक दूसरे की मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे की मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो उसको आप लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, आपने कहना शुरू कर दिया दैट इज नोन एज द वन अपोजिट पार्ट, क्लियर। डायास्टीरियोमर एनेंशियोमर में, हाँ जी, क्या चीज है, सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली इंपोज नहीं। ये देखो, ये इंपोज हो गया, यूं समझो ना, एक ये किताब रही, दूसरी ये किताब रही, ये इसको सुपर इंपोज कर गई। तेरे को एक किताब दिख रही है, दूसरी नहीं दिख रही ना, है ना दो, अब दिख रही है, पिछले वाली दिख रही है, अब दिख रही है, तो मतलब ये किताब इसको सुपर इंपोज कर रही है, सुपर इंपोजेबल है। लेकिन अब सुन, ये हाथ दिख रहा है, इसका मिरर इमेज ये हाथ दिख रहा है, इसके ऊपर उठा के रख दिया, दोनों हाथ दिख रहे हैं,
है तो एक दूसरे के मिरर इमेज बट नॉन सुपर इंपोजिबल है। मेरी बात समझा कि नहीं समझा? ये किताब देखी, इसके सामने मिरर लगाया तो ऐसी दिखने लग गई। इस किताब का ये मिरर इमेज है, ये सुपर इंपोजिबल है। लेकिन ये हाथ का ये हाथ मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इंपोजिबल है। समझ गए ना? तो मिरर इमेज हो बट सुपर इंपोजिबल ना होकर कैसी हो? नॉन सुपर इंपोजिबल हो। एक दूसरे के ऊपर उसको रखें तो दोनों दिखें, एक दूसरे के ऊपर रखें तो दोनों दिखें। तभी तो कह रहा हूं मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, एपिक नेम सेम, सब कुछ सेम होना चाहिए, बट वो एक दूसरे के मिरर इमेज के साथ साथ एक दूसरे को ढकने नहीं चाहिए, नॉन सुपर इंपोजिबल होने चाहिए, ढकने नहीं चाहिए। क्लियर है? अब इसी पे और काम करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा अब फिशर प्रोजेक्शन सीखें, आरएस नेमिंग सीखें, फिर धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाएं। मेरे साथ टिके रहना और बात को सीखना। धीरे धीरे सब्जेक्ट समझ में आना शुरू करेगा और तीसरे दिन तक ये परफेक्ट तुम्हारे दिमाग में एंट्री कर जाएगा। थर्ड डे मतलब कल। सुनो जी, अब मैं आपको फिशर प्रोजेक्शंस लिखना सिखा रहा हूं। क्लियर? फिशर प्रोजेक्शंस। तो आप सबको इतनी बात तो पता है कि फिशर प्रोजेक्शंस के अंदर हमें करना क्या है। हमें जो भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है, हमें जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है, हमें जो sp3 हाइब्रिड एटम है, उसको बड़े सिंपल वे में, इस तरीके से सिंपल वे में, अगर थोड़ा सा इसको ऐसे बना लूं, एक तो ये लाइन खींच दी, दूसरी ये, एक क्रॉस बनाकर इंडिकेट कर देना है, एक क्रॉस बनाकर इंडिकेट कर देना। और जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां ये इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां ये इंटरसेक्शन हो रहा है, उस जगह पे कौन है जी? कारेल कार्बन है, लेकिन इस बार स्टार नहीं लगाना। पहली बात, मान लो आपके पास है कौन? एक H है, एक मिथाइल है, एक आपके पास COOH है, एक आपके पास OH है, लैक्टिक एसिड है। तो यूं समझो इन चारों वैलेंसीज को आपने इस क्रॉस से इंडिकेट करना है। कुल मिलाकर अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, एक 3D स्ट्रक्चर को 2D में लिखने की कोशिश हो रही है। एक 3D स्ट्रक्चर को 2D में लिखने की कोशिश हो रही है। एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2D में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जी, उसके बाद क्या? नंबर 2, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना बच्चे, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये टूवर्ड्स द व्यूअर है, टूवर्ड्स द व्यूअर है। मतलब अब वो बताना चाहता है कि मैंने लिखा तो 2D है, लेकिन दिमाग में रखना जो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो टूवर्ड्स व्यूअर है, और जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो फार फ्रॉम व्यूअर है। जो व्यूअर है तुम हो, तुमसे दूर है, फार फ्रॉम व्यूअर है। मतलब स्ट्रक्चर देखने में, लिखने में 2D है बट स्ट्रक्चर 3D है, ऐसा वो बताना चाहता है। किस तरीके से? अगर आप थोड़ी सी भी बात को समझो, जो टूवर्ड्स व्यूअर होते हैं उनको हम किससे लिखते हैं जी? टूवर्ड्स, उसको हम लिखते हैं वेज से। और जो फार फ्रॉम व्यूअर होते हैं उसको हम किससे लिखते हैं? डैश से। तो मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश आप करना। एक sp3 हाइब्रिड कार्बन को जो फिशर के फॉर्म में लिखोगे, फिशर प्रोजेक्शन से लिखोगे, फिशर प्रोजेक्शन से लिखोगे, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको तुमने बोल्ड लाइन से शो करना है और वर्टिकल लाइंस को तुमने डॉटेड लाइन से शो करना है। मतलब ये हुआ आपके पास डैश और ये आपके पास हुआ WEDGE। अब थोड़ी सी और बात आगे बढ़ा लें, ध्यान से सुनना। नंबर 3, लास्ट एंड फाइनल, जो आपके पास वर्टिकल टॉप है, जो आपके पास वर्टिकल टॉप है वो मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल, मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है। बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप कौन सा है। अब आपको एक राज की बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपको IUPAC का प्रायोरिटी ऑर्डर पता है? टॉप पे कौन आता है ना? इसके बाद कौन आता है? SO3H ना। इसके बाद कौन आता है? ईथर। ओ कनव, ईथर कहां से आ गया? कौन था ये? अमृत होएगा सबका, अमन था।
ओए अमन क्या कर रहा है? COOH SO3H, इसके बाद कौन होएगा? एनहाइड्राइड, इसके बाद कौन होएगा? वगैरह। कनव सही बोल रहा है। चलो कुल मिलाकर लिस्ट जो है ना, एक बार फिर रिवाइज कर लेना इसको। क्लियर? COOH, क्लियर? ये सब उड़ जाते हैं यार, ये सब्जेक्ट बड़े ना इस टाइप के होते हैं, सेल्फिश टाइप के। अगर इनको ध्यान में रखोगे सब साफ हो जाने। आज पढ़ो 3 दिन बाद साफ। क्लियर? ये COOH है, SO3H है। तो मेरा मेन टारगेट आपको बताना था कि मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल, कोई ये नहीं कि हम केमिस्ट्री के रेडॉक्स चैप्टर का रट्टा मार के बैठे। ना 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 ना, हमारी IUPAC का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ना बच्चे, वो टॉप से बॉटम सबसे ऊपर ऊपर पता है किसको रखा हुआ है? मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल को। तो बता रहा हूं कि जो आपके पास वर्टिकल टॉप है, ये वाला वर्टिकल टॉप, जो आपके पास वर्टिकल टॉप है, उस पे मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप रहेगा। जो वर्टिकल टॉप है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आइडियल फिशर प्रोजेक्शन अगर बना रहे हो, आइडियल फिशर प्रोजेक्शन अगर बना रहे हो, आइडियल फिशर प्रोजेक्शन अगर बना रहे हो, तो वर्टिकल टॉप शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप। अब मुझे जो समझाना है उसको आगे सुनो। जो आपके पास IUPAC की लॉन्गेस्ट चेन है, जो IUPAC की लॉन्गेस्ट चेन है, क्लियर, वो आपके पास कंप्लीट वर्टिकल लाइन है। जो आपके पास IUPAC की कंप्लीट लॉन्गेस्ट चेन है, वो आपके पास वर्टिकल लाइन है। मतलब आपने करना क्या, ये देखना है, ये पता चल गया टूवर्ड्स व्यूअर है, ये पता चल गया ये वाला लाइन फार फ्रॉम व्यूअर, मतलब स्ट्रक्चर 2D दिख रहा है लेकिन है 3D। यहां कौन आएगा? मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल। और यहां से यहां तक जो चेन होएगी, यहां से यहां तक जो चेन होएगी, यहां से यहां तक जो चेन होएगी, वो किसकी होएगी बच्चे? ये वाली चेन, ये होएगी लॉन्गेस्ट, ये होएगी आपके पास IUPAC की लॉन्गेस्ट, IUPAC की लॉन्गेस्ट चेन होएगी। और लॉन्गेस्ट चेन का मतलब शायद आप समझते हो, जहां से नंबरिंग शुरू हो जाए उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ चले जाओ, और यहां राइट लेफ्ट में अकॉर्डिंग टू नेम, अगर वो स्मॉल d है तो, स्मॉल l है तो, r है तो, s है तो, वो मैं बताता रहूंगा। लेकिन अभी हल्का हल्का सा फीचर जान लो। क्या कर रहे हो? किसी 3D को 2D में लिखने का तरीका सीख रहे हो। उसने कहा ठीक है, कौन सा तरीका फिशर तरीका सीख रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन लिख रहे हैं। उसने कहा ओके ओके, लिखते कैसे हैं? कहते जी क्रॉस से लिखते हैं ऐसे। मैंने कहा इसका जो इंटरसेक्शन है वो कौन है? कहते कार्यल कार्बन है। मैंने कहा जो तुम्हारे पास दिख तो तुम्हें 2D रहा है, तुम बता सकते हो 3D कैसे है? कहते जी जो तुम्हारे पास वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइन है वो अवे है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो टूवर्ड्स है, मतलब स्टूडेंट की तरफ है, मतलब ये है 3D, लिखा 2D है। मैंने कहा अच्छा और आगे बताओ। कहते जी जो वर्टिकल का टॉप है ना, वर्टिकल का टॉप है, ये वाला वर्टिकल का टॉप है, इस पे IUPAC का मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आता है वो पहले आएगा। मतलब इस टॉप को किसको बनाओगे? जो प्रायोरिटी में पहले आए वो यहां लिखोगे। आइडियल, मैं आइडियल 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 फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं। उसके बाद 3D में किसी भी स्ट्रक्चर को किस तरीके से लिखते हो? नेम सेम होना चाहिए। अब मान लो मैं ऐसे बैठा हूं तुम्हारे सामने, तो भी मनोज कुमार बंसल ही हूं। क्लियर? अगर मैं इस तरीके से अपना पोस्टर बना लूं तब भी तो मनोज कुमार बंसल ही हूं। अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं तब भी तो वही हूं ना। अगर मैं लेट जाऊं तब भी तो वही हूं ना। मैं भी खड़ा हो जाऊं, अगर मैं कुछ भी रहूंगा तो मैं मनोज कुमार। 3D स्ट्रक्चर में मैंने अपने आप को इधर उधर कर लिया है, हूं तो मैं सेम ही ना। वही कह रहा हूं कि आइडियल फिशर में जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर फिशर प्रोजेक्शन अगर थोड़े बहुत भी दिमाग में बैठे हैं तो RS नेमिंग की तरफ टारगेट कर सकते हो, जिससे तुम्हें काम करना और आसान हो जाएगा। बोलो जी, 15 मिनट क्लास की है, मैं RS नेमिंग पे फोकस कर लूं? क्या करना है बच्चे? अभी आता हूं, इसी पे आता हूं। फिशर प्रोजेक्शन को जानना सबसे बड़ा जरूरी है। वर्टिकल कौन है, हॉरिजॉन्टल कौन है। एक क्यों, एक नहीं सिर्फ 50 एग्जांपल दूंगा मैं इसके, 50 एग्जांपल। चलो लो जी, अब मैं आपको बता रहा हूं RS नोमेनक्लेचर। RS नोमेनक्लेचर, क्लियर?
आर का लिटरल मतलब होता है रेक्टस, जर्मन वर्ड है जिसका मीन होता है क्लॉकवाइज। और एस का मतलब है सिनिस्टर, ये भी जर्मन वर्ड है, सिस्टर नहीं सिनिस्टर, क्लियर, जिसका मीन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। चलो अब मैं आपको आरएस नेमिंग किसके अंदर, आरएस नेमिंग इन द फिशर प्रोजेक्शंस की बात कर रहा हूं। फिशर्स के अंदर जो आपके पास फिशर प्रोजेक्शंस है उनके अंदर आरएस नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा, लेकिन आरएस नोमेनक्लेचर सिखाने से पहले लास्ट ईयर का एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज होएगा जिसको आप लोगों ने बोला हुआ है CIP रूल, सीक्वेंस रूल। किसी को याद है सीक्वेंस रूल के बारे में? ईजेड नोमेनक्लेचर कराया था पिछली बार। चलो, सी का मतलब साइंटिस्ट का नेम है CUHN, I is the name of scientist in gold, P is the name of again scientist is the prelogue। देवेश क्या कह रहा था? P for पागल होए देवेश, चाय पी ले चाय। हाँ है ना, अब तो फैसिलिटी है, क्लास पढ़ाते पढ़ाते, मैंने बोला ना, मैं एक बार बोला नहीं करता था क्लास में, ऐसा सीजन आएगा हम पढ़ा रहे होंगे और बच्चे खा पी रहे होंगे, वो आ ही गया जल्दी। देखो हाँ सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था सब हो गया। चलो, COHN इन गोल्ड एंड प्रीलोग, ये 3 साइंटिस्ट है बच्चे, ठीक है। इन्होंने सीक्वेंस रूल दिया था और ये इतना आसान काम करके गए ना, बच्चों को टेंशन नहीं दी इन्होंने क्या कहा, किसी ग्रुप की सीनियरिटी, सिप रूल में, सीक्वेंस में किसी भी ग्रुप की सीनियरिटी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा है उसकी सीनियरिटी और उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो उतना ज्यादा सीनियर ग्रुप होएगा, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा सीनियर ग्रुप होएगा, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसका सीनियरिटी उतनी ज्यादा होएगी। अब जैसा कि मेरे को अमन ने बोला, एग्जांपल दे दो। मान लो मैं इस जगह पे क्लोरो लगा रहा हूं, यहां मैं ब्रोमो लगा रहा हूं, यहां मैं आइडो लगा रहा हूं, यहां मैं एच लगा रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो मुझे पता है कि क्लोरो ब्रोमो आइडो एच में से ये आइडियल फिशर नहीं बना है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं फिशर प्रोजेक्शन में आरएस नेमिंग की। तो क्लोरो लिख दिया, ब्रोमो लिख दिया, आयोडो लिख दिया, एच लिख दिया। कोई बता पाएगा सबसे ज्यादा सीनियरिटी और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? उसके बाद ब्रोमीन की है, उसके बाद क्लोरीन की है, और लास्ट प्रायोरिटी किसकी है? एच की है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर, मोर एटॉमिक नंबर मोर सीनियरिटी, मोर एटॉमिक नंबर मोर सीनियरिटी, मोर एटॉमिक नंबर मोर सीनियरिटी। अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो तो जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा है उतनी सीनियरिटी ज्यादा है। अच्छा जी, बच्चा कह रहा है अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो क्या करें? क्लियर, अगर आपके पास इफ डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप्स have same atomic number, have same atomic number, अगर डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, क्लियर, देन क्या करें? तब हमें क्या करना चाहिए? तो आपको नेक्स्ट बॉन्डेड एटम को देखना चाहिए, और उसका क्या देखना चाहिए आपको? अगेन वही कहानी, एटॉमिक नंबर। उसका क्या देखना चाहिए आपको? एटॉमिक नंबर। बच्चे कहते कैसे समझाओ थोड़ा सा, मैं इनका फिशर प्रोजेक्शन बना लेते हैं। यहां मिथाइल लिख देता हूं, यहां मैं इथाइल लिख देता हूं, यहां मैं CH2OH लिख देता हूं, यहां मैं CH2SH लिख देता हूं। बच्चे समझदार हैं, कहते जी कार्बन 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 कार्बन, तो फंस गए। मैंने बिल्कुल नहीं फंसे। कार्बन का अगला यहां कौन है? सल्फर 16 नंबर, कार्बन का अगला ऑक्सीजन 8 नंबर, कार्बन का अगला कार्बन 6 नंबर, कार्बन के आगे हाइड्रोजन। क्लियर, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सीनियरिटी किसको दूं? मैं भूल गया, किसको? CH2S को। इसको पहला नंबर, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा नंबर।
बताएंगे। अब ये नाम, रुक तो जा, पहले प्रायोरिटी तो कर ले। इसके बाद एक गोल्डन रूल बताना है, क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। रुक तो जा, कंट्रोल कंट्रोल। आज पक्का तुझे चाय की बहुत ज्यादा जरूरत है। रुक जा थोड़ी देर, बताता हूं अभी, और फिर खुद ही एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर कहेगा सर बस एग्जांपल बहुत हो गए। सुन अब ध्यान से, ये पता चल गया ना, ये तो पता चल गया प्रायोरिटी कैसे सेट हो रही है। चल अब सुनता जाना आगे ध्यान से एक एक करके। अब मेरे पास जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, हो सकता है कुछ बच्चों को याद भी आ जाए, मैंने लास्ट ईयर बताया था। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स को आपने डुप्लीकेट बॉन्ड एंड ट्रिप्लीकेट बॉन्ड के फॉर्म में कंसीडर करना है। डबल इज डुप्लीकेट, ट्रिपल इज ट्रिप्लीकेट। बच्चे कहते समझ नहीं आया, बिल्कुल करवा देते हैं जी। मान लो कभी आपके पास कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, तो आपने इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओके, अगर मान लो आपके पास यहीं एक और लिखता हूं मैं, CH2NH2, इसमें इसको समझने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है जी। फिर आपको CH डबल बॉन्ड NH दे रखा है, फिर आपको C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब साइनाइड दे रखा है। सुनो भी ध्यान से, अब मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। कार्बन मेरे पास पहली प्रायोरिटी पे, कार्बन कार्बन, इसको देखकर तो लगा भी हम तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे चीजों को। मैंने कहा कोई नहीं, ये CH2NH2 सिंगल बॉन्डेड है, आप CHNHNH डुप्लीकेट बना दो। इसी तरीके से इसका ट्रिप्लीकेट बना दो, ट्रिप्लीकेट बना दो। सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्लियर। अब मान लो किसी स्ट्रक्चर पे ये तीनों लगे, ध्यान से सुनना। मान लो किसी स्ट्रक्चर पे ये तीनों लगे, ये लिखा मैंने सेंटर में कार्बन, ओके, फिर मैंने इस जगह लिखा हाइड्रोजन, इस जगह CH2NH2, इस जगह लिख दिया CH डबल बॉन्ड NH, ये कार्बन कायरल होने जा रहा है, यहां लिख दिया साइनाइड। अब लड़ाई चल पड़ी, कहते जी हाइड्रोजन तो ज्यादा प्रायोरिटी पे आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। मैंने कहा जी कार्बन से नाइट्रोजन, कहते यहां भी है, यहां भी। अब तो आप बता ही नहीं सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। कार्बन के आगे 2 नाइट्रोजन आ गए और कार्बन के आगे 3 नाइट्रोजन आ गए, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, यहाँ कार्बन पे 3 नाइट्रोजन है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। 2 नाइट्रोजन है, इसकी प्रायोरिटी कम हो गई। 1 नाइट्रोजन है और कम हो गई। लास्ट में ये आ गया आपके पास चौथे नंबर पे। अगर फिर भी नहीं समझे हो तो एक मॉडल हो रहा है मेरे पास इसको समझाने का। पक्की बात है? श्योर है आप? चलो इसी में लास्ट एंड फाइनल रूल बना ले क्या, कि जब एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाए और नेक्स्ट 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 कितना ही करते जाओ, तब मतलब इसको मैं यूं समझाऊं, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स क्या करना है? तो ध्यान से सुन लो, जो सीनरिटी है, जो आपके पास ग्रुप की सीनरिटी है, जो आपके पास ग्रुप की सीनरिटी है, वो कौन डिसाइड करेगा? एटॉमिक मास। इसको थोड़ा सा यूं समझ लो, मास नंबर। अगर आइसोटोप है तो बाय डिफॉल्ट ही उनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। अगर कोई भी आइसोटोप है तो बाय डिफॉल्ट ही उनका एटॉमिक नंबर सेम है, बाय डिफॉल्ट ही उनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो जिसका भी मास नंबर ज्यादा, जिसका भी मास नंबर ज्यादा, उसकी सीनियरिटी और उसकी प्रायोरिटी क्या होएगी? ज्यादा होएगी। लो जी, यहाँ H लिख दिया, यहाँ D लिख दिया, यहाँ मिथाइल लिख दिया, यहाँ CD3 लिख दिया। अब कोई मुझे बता पाएगा सबसे ज्यादा सीनियरिटी और प्रायोरिटी किसकी है? CD3, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन कार्बन था, उसका अगला आइसोटोप, इसका मास नंबर 2 है, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। फिर CH3 की हो गई, ये दोनों हाइड्रोजन है, D की हो गई, फिर H की हो गई। शायद आप समझ गए हो कि सीनियरिटी प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं। ठीक है जी, अब आओ काम की बात की तरफ। अगला टारगेट, किसी को इस पेज को वापस देखना था क्या? ज्यादा ही हो गया। देखना बच्चे, RS नोमेनक्लेचर, फिशर प्रोजेक्शंस का R फॉर रेक्टस है, क्लॉकवाइज, S फॉर सिनिस्टर है, एंटी क्लॉकवाइज। सिप रूल की बात कर रहे हैं। सिप रूल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी।
डायरेक्टली अटैच ग्रुप का एटॉमिक नंबर सेम हो तो नेक्स्ट को देखो, उसका सेम हो तो उसका नेक्स्ट देखो। क्लियर? डबल डुप्लीकेट बॉन्ड में चेंज कर लो, ट्रिपल ट्रिप्लीकेट में चेंज कर लो। क्लियर? और अगर आइसोटोप्स हो जिसका मास नंबर ज्यादा हो उसकी सिनरिटी, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। क्यों जी? चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कि हमें काम कैसे करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 या रूल नंबर 1, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ सीनियरिटी ग्रुप अकॉर्डिंग टू सिप रूल। ठीक है जी? अगर आपके पास वर्टिकल हो, फोर्थ सीनियरिटी ग्रुप अगर आपके पास वर्टिकल हो, फोर्थ सीनियरिटी ग्रुप अगर आपके पास वर्टिकल हो, ठीक है जी, तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 1 2 3 ग्रुप्स, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द 1 2 3 ग्रुप्स मीन आर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 1 2 3 ग्रुप्स इज एस। बड़ा सिंपल काम है, वापिस सुन लो, स्ट्रक्चर से ज्यादा समझ में आएगा। स्ट्रक्चर देख लो। लो जी, यहां लिखा SH, यहां लिखा H, यहां लिखा OH, यहां लिखा मिथाइल। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। असाइनिंग हो गई, असाइनिंग हो गई। असाइनिंग होने के बाद, असाइनिंग होने के बाद आपने देखना है ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये तीसरा। फोर्थ ऑलवेज इग्नोर्ड। फोर्थ नोमेनक्लेचर में जब रोटेशन घुमाओगे ना तो ऑलवेज क्या करोगे? इग्नोर। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो इसको आप कंसीडर ही करोगे। 1 2 3 बोल रहे हैं हम, 1 2 के बाद 4 आ रहा था, 4 कंसीडर नहीं कर रहे, ये 1 2 3 है। तो 1 2 3 कैसे घूम रहे हैं? पहले मैंने क्या कहा था? फोर्थ अगर वर्टिकल है, ये पढ़ा ना, फोर्थ वर्टिकल, फोर्थ वर्टिकल है, यहां हो चाहे यहां हो, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अभी 1 2 3 की रोटेशन कैसी हो रही है? बता पाएगा कि 1 2 3 की रोटेशन कैसी हो रही है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो बस आप समझ जाओ कि इस पे हमने क्या रखना है, आर। चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये मैंने एक और फिशर प्रोजेक्शन बनाया, यहां मैंने CH2OH लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया CH2SH, यहां मैंने लिख दिया है, इसके बाद मुझे कार्बन CH3 लिख दिया, यहां मैंने आपको CHO लिख के दे दिया, CHO। सबसे ज्यादा सीनियर कौन है? 1। फिर परफेक्ट OH नहीं, CHO, डबल बॉन्ड है ना। चलो अब 1 2 3 घुमाओ, ऐसे चलोगे ना, 1 2 3 ऐसे चलोगे ना। इसमें कौन इग्नोर हो रहा है? फोर्थ। 1 2 3, उल्टा मत आ जाना। 1 2 3, 1 2 3 कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो नाम क्या दे दिया इसका? आर। किसी को CH2OH और CHO के सीक्वेंसिंग में दिक्कत है? कोई भी हो तो बोल सकता है, नहीं तो दिक्कत आएगी बच्चे। ऑप्टिकल का सेकंड डे है अभी हमारा, पक्का ही इसका नोमेनक्लेचर समझ में आ गया। चलो लास्ट एंड फाइनल, मैं एग्जांपल 2 या रूल नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूं। अगर फोर्थ सीनियर ग्रुप और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है जी, तो 1 2 3 का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो रहा हो तो उसको S बोल देना, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा हो तो उसको R बोल देना। उल्टा कर देना है, बस आपको पहचानना क्या है। चौथा वाला फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पड़ा हुआ है? तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट कहीं भी पड़ा हो तो उसमें आपको देखना है अगर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 1 2 3 हो विद इग्नोरेंस ऑफ फोर्थ, मतलब 1 4 2 3, 1 2 4 3, 1 2 3 4, तो फोर्थ ऑलवेज
इग्नोर होएगा। ये 1423 को 123 पढ़ोगे आप, 1243 को आप 123 पढ़ोगे, और 1234 तो है ही 123। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूं, सी ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है भाई? लो जी 1, फिर ठीक होगी, ठीक होगी बात। अब जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। 1 2 4 तो घूम कैसे रहा है? क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ कहां था? हॉरिजॉन्टल। क्लियर? तो फोर्थ अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो क्लॉकवाइज रोटेशन को आप क्या बोलने वाले हो? एस। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को क्या बोलने वाले हो आप लोग? आर। ये बात आपको गोल्डन रूल में पता नहीं तो इतने पंगे हुआ करते थे। अगर मैं अपनी क्लास को पिछले 15 साल पहले ले जाऊं ना, तो हम इसी स्ट्रक्चर को 2 रोटेशन करवाकर पहले कन्वर्ट करते थे, जिससे फोर्थ चौथे नंबर पे मतलब वर्टिकल पोजीशन पे आ जाए। आजकल ये चक्कर ही खत्म कर दिया, सिंपल गोल्डन रूल बना दिया। क्या कि अगर आपके पास फोर्थ वाला कभी भी वर्टिकल पड़ा हो तो क्लॉकवाइज रोटेशन को आर, एंटी क्लॉकवाइज बोल दो। अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल कहीं हॉरिजॉन्टल कहीं पड़ा हो, हॉरिजॉन्टल, तो क्लॉक आर 123 को 123 क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस बोल दो, एंटी क्लॉकवाइज तो आर बोल दो। इसीलिए जो आपको भी पीछे बताया था ना, उन वर्ड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। जब इन्होंने अपना रूल दिया ना, तो इन्होंने आर को रेक्टस को क्लॉकवाइज बोला। अब हमने इन दोनों वर्ड्स की इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दी, इन दोनों वर्ड्स की इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दी हमने। जब हमने गोल्डन रूल बना लिया ना, तो इन दोनों वर्ड्स की इंपॉर्टेंस खत्म। नहीं तो घुमाते थे 2-2 चक्कर, उसके बाद जाकर नेमिंग होती थी। अब बड़ा सिंपल है, सी द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ईदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एंड नेमिंग करनी है। लो जी, क्लास 2 मिनट ऊपर चली गई है, मुझे फ्री करना है क्लास को। बच्चे सारा रिवाइज कर लेना, कल मोस्ट प्रोबेबली 90% तक ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये लो जी, मैम लेट हो जाएंगे फिर ना, एक सेकंड रुक जाओ। ये वाला था ना पहला, ये तो किया नहीं था हमने, ये था। गुड मॉर्निंग मैम, 3-4 मिनट लेट हो गए, 3 मिनट लेट हो गए। मैं फिर शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ जी ना। बच्चे काम कर लेना इससे आगे, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।